तुम संस्कृतम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। जो लोग आप लोगों के अगल बगल संस्कृत पढ़ते हैं उन लोगों को ये चैनल जो इस चैनल के बारे में आप लोग बता दीजिएगा और मेरा सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हम्बली जो है रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो है आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। जो भी अगल बगल है, चाहे रिलेशन के हैं, चाहे जो भी है, संस्कृत लिए हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, 6 लेवल से ऊपर के हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। तो आज शुरू करते हैं हम लोग संस्कृत की वर्णमाला। आज हम क्या पढ़ेंगे? संस्कृत की वर्णमाला। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि संस्कृत शब्द किससे बना है, व्याकरण शब्द किससे बना है, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन है। साथ ही साथ हम ये भी पढ़े हैं कि संस्कृत का विकास किस क्रम में हुआ है। आज हम जानते हैं संस्कृत की वर्णमाला। जैसे हमारी संस्कृत हिंदी जो है, हिंदी कह लीजिए, जैसे हमारा हिंदी में जो है अ से ज्ञ तक ये है संस्कृत वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। जैसे हिंदी की वर्णमाला है अ से ज्ञ तक, और जैसे ही हमारा इंग्लिश का है, इंग्लिश का वर्णमाला है हमारा A to Z। हिंदी का जैसे वर्णमाला है हमारा अ से ज्ञ, और इंग्लिश का वर्णमाला है जैसे A to Z। इसी प्रकार हमारा संस्कृत का भी अपना, संस्कृत की भी जो है वर्णमाला है। संस्कृत की वर्णमाला क्या है? अ से ल तक। तो आप लोग को बता दूं कि जैसे हिंदी में हमारा अ से ज्ञ संस्कृत जैसे हमारा हिंदी में जो है अ से ज्ञ तक वर्णमाला है और इंग्लिश में A to Z वर्णमाला है, उसी प्रकार हमारा संस्कृत का भी अपना वर्णमाला है अ से ल तक। किससे? अ से ल तक। तो आज हम संस्कृत की जो वर्णमाला होती है उसके बारे में जानेंगे। अब हिंदी में जैसे हमारा अ से जो है अ तक, अ से अ तक क्या होता है? स्वर होता है। और इंग्लिश में A, E, I, O, U ये वोवेल्स कहलाता है। और प से लेके ज्ञ तक क्या है? हमारा व्यंजन है। और इंग्लिश में हमारा जो इन पांचों के अलावा 21 बचे हैं, लिख लीजिए। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये क्या है? इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है। तो मेरा जो ये उद्देश्य बताने का यही है कि जैसे हिंदी की अपनी वर्णमाला है उसमें स्वर है, व्यंजन है। इंग्लिश की जैसे अपनी वर्णमाला A to Z, उसमें जो स्वर है A, E, I, O, U जिसे हम वोवेल्स बोलते हैं। और बाकी जो हमारा 21 अक्षर बचा B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये बाकी 21 अक्षर हमारा क्या कहलाए? कंसोनेंट कह रहा है। उसी प्रकार हमारी संस्कृत की भी अपनी वर्णमाला है, जो पूरी वर्णमाला हमारी अ से ल तक जानी जाती है। तो कुल मिला के आज हम लोग किसी भी भाषा का जो है एक आधार होता है उसकी वर्णमाला, और संस्कृत की भी अपनी वर्णमाला है। हम लोगों को संस्कृत की वर्णमाला कठिन क्यों लगती है? अब ABCD क्या है, जो बच्चा बोलना भी नहीं जानता है तो भी जो है पढ़ाना शुरू हो जाता है। यूं कह लीजिए नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, तब तक हम लोग A to Z रखते हैं और अ से ज्ञ तक रखते हैं, लेकिन संस्कृत का क्या अता पता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि संस्कृत हमारे लिए कठिन लगने लगती है। संस्कृत को कठिन लगने का मेन रीजन यही है कि जैसे जब बच्चा छोटी क्लास में पढ़ता है तो वहां पे हमें संस्कृत की वर्णमाला नहीं पढ़ाई जाती है। इस वजह से हमारी जो संस्कृत है वो हमारे लिए और भी कठिन लगती है। जैसे A से Z रटाया जा रहा है, अ से ज्ञ रटाया जा रहा है, इसी प्रकार यदि हमें संस्कृत की वर्णमाला के बारे में भी बताया जाता कि हाँ ये संस्कृत की वर्णमाला है, तो शायद संस्कृत कठिन नहीं लगती। उस चीज को भी बच्चे जो है समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चों का जो विकास होता है क्लास में हमारा समझ लीजिए 60 से 80% जो है विकास बच्चों का छोटी क्लासों में हो जाता है, जब वो UKG नर्सरी में पढ़ते हैं और फर्स्ट सेकंड तक। तो उस समय जो उनके दिमाग में बैठा दिया जाता है वो परमानेंटली बैठ जाता है। हमें संस्कृत की वर्णमाला कब पता चलती है? जब हम क्लास 9th 10th में आते हैं। 6 8 में भी कब क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी बेस पे ही पढ़ाया जाता है। तो हिंदी बेस पे जब पढ़ाया जाता है तो हम जो है संस्कृत की वर्णमाला जो है उस समय नहीं याद होती, कहते हैं बहुत कठिन है, नहीं याद होता है। तो इस वजह से हमें संस्कृत कठिन लगने लगती है। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि संस्कृत हमारे लिए कठिन सबसे, इसका जो मेन रीजन यही है कि हमें नर्सरी से नहीं पढ़ाया जाता है। यदि हमें A to Z की तरह और अ से ज्ञ तक संस्कृत की वर्णमाला भी बचपन से पढ़ाई जाती तो शायद संस्कृत हमारे लिए आज डिफिकल्ट नहीं होती, कठिन
नहीं लगती। तो चलिए जानते हैं आज संस्कृत की वर्णमाला। तो संस्कृत की जो वर्णमाला है हमारी अ से जो है ज्ञ तक ल तक है, इसमें हम जानेंगे संस्कृत की वर्णमाला आई कहाँ से। तो जो कोई भी विषय है उसका जो आधार है, किसी व्याकरण को यदि समझना है, किसी भाषा को जो है उससे हमें अपनी पकड़ मजबूत रखनी है, तो उसके व्याकरण को समझना ही है। अब इंग्लिश ही हम सीखते हैं तो उसका एक एक स्पेलिंग रटते हैं, एक बार नहीं याद होगा तो 2 बार याद करेंगे, तो लिख लिख के याद करते हैं। लेकिन संस्कृत के लिए कभी करते हैं नहीं करते हैं। यदि संस्कृत को भी उतनी बार लिख लिया जाए, उतनी बार रट लिया जाए, तो शायद संस्कृत हमें इजिली आ जाए। क्योंकि किसी चीज का जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज हमें अपने आप ऑटोमेटिक सरल लगने लगती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, हर चीज जो है तभी तक कठिन लगती है जब तक हमें आता नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज संस्कृत की वर्णमाला। तो जो संस्कृत की वर्णमाला है वो पाणिनि जी ने शुरुआत की। संस्कृत वर्णमाला के जो जन्मदाता है वो पाणिनि जी है। कौन है? पाणिनि जी है। इनके जो गुरु थे उपवर, उन्होंने इनसे कहा कि तुमको जो है विद्या नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो रेखा है विद्या ग्रहण करने की नहीं है। तो इनको जो है काफी अंदर से जो है हीन भावना महसूस हुई कि मुझे जो है संस्कृत नहीं आएगी या मैं नहीं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि शिव जी की तपस्या की। किसकी तपस्या की? शिव जी की तपस्या की। और जब इन्होंने शिव जी की तपस्या की तो शिव जी जो है प्रसन्न हुए इनकी तपस्या से। तो इन शिव जी ने जो है डमरू बजाया। क्या बजाया? डमरू। अब डमरू कितनी बार बजाया? 14 बार बजाया। कितनी बार बजाया? 14 बार बजाया। तो ये जो 14 बार इन्होंने शिव जी ने डमरू बजाया पाणिनि जी की तपस्या से खुश होके, तो ये जो 14 बार डमरू बजाए तो उसी से इन्होंने जो है पाणिनि जी ने 14 सूत्र, 14 जो है सूत्रों में, 14 सूत्रों में जो है जो संस्कृत की वर्णमाला है, पाणिनि जी ने पहले तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने डमरू बजाया। कितनी बार बजाया? 14 बार बजाया। यही 14 बार जब डमरू इन्होंने बजाया तो जो पाणिनि जी ने इस 14 बार डमरू को जो है 14 सूत्रों में बांध दिया। कितने सूत्रों में बांधा? 14 सूत्रों में। तो ये जो 14 सूत्रों में इन्होंने बांधा और इसी से इन्होंने संस्कृत की जो है वर्णमाला बना डाली। किससे बनाई? 14 सूत्रों से। यानी संस्कृत की जो वर्णमाला है वो कितने भागों में बटी है? 14 भागों में, या यूं कह लीजिए 14 सूत्रों में। तो चलिए जानते हैं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाणिनि जी जो है बुद्धिहीन थे, या कह लीजिए कम दिमाग के थे, या इनके पास विद्या ग्रहण करने की क्षमता नहीं थी, ये जो है कम बुद्धि वाले थे। तो इनके गुरु के कहने पे इनको जो है हीन भावना महसूस हुई, तो इन्होंने शिव जी की तपस्या की। शिव जी की तपस्या की तो शिव जी प्रसन्न होके डमरू बजाए, इनकी तपस्या से खुश होके, और उस डमरू को इन्होंने 14 बार बजाया। और 14 बार में जो उनको ध्वनि सुनाई दी उसी को पाणिनि जी ने जो है 14 सूत्रों में बांध दिया, और उन्हीं 14 सूत्रों से संस्कृत की वर्णमाला का निर्माण कर डाला। अब जानते हैं चलिए कि संस्कृत की वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर हैं और उनका कहाँ कहाँ महत्व है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कितने लोगों को पता था कि पाणिनि जी जो है संस्कृत वर्णमाला के जन्मदाता हैं? कमेंट करके लिखिएगा यस। और जिनको नहीं पता है तो वो भी नो करके लिखेंगे, और आज जान गए होंगे इस वीडियो के जरिए। तो संस्कृत जो है हमारे लिए कठिन इसीलिए हो गई है क्योंकि ये जो है 9th 10th में हमें जाके पढ़ने को मिलता है। इसकी जो वर्णमाला हमें यदि शुरू से पढ़ाई जाती तो संस्कृत हमें कठिन नहीं लगती। जैसे इंग्लिश का वर्ड रटते हैं वैसे संस्कृत का भी रटेंगे तो भी हमें आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। तो चलिए जानते हैं संस्कृत की वर्णमाला के बारे में। मार देंगे पर आज हम जानते हैं संस्कृत वर्णमाला के संस्कृत वर्णमाला के जन्मदाता कौन हो गए? पाणिनि जी हो गए। पाणिनि जी ने शिव जी को प्रसन्न किया, अप्रसन्न किया, तो इन्होंने फिर जो है 14 सूत्रों में बांटा। तो जानते हैं पहला हमारा अ ई उ ड़। पहला हमारा सूत्र क्या है? अ ई उ ड़, आयुड़। इसको जल्दीबाजी में आयुड़ बोलते हैं। यदि आप 4-5 बार बोलेंगे अयुड़ 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 तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे नहीं याद हो रहा है तो अ ई उ ड़ ऐसे भी याद कर सकते हैं। अ ई उ ड़, अ ई उ ड़, ये क्या है? पहला सूत्र है, या संस्कृत वर्णमाला का ये पहला लाइन है, ये भी बोल सकते हैं आप। अब दूसरा हमारा सूत्र क्या है? दूसरा है हमारा री ली क। जो दूसरा हमारा डमरू बजाए तो इनको क्या सुनाई दिया? री री क। अब तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है हमारा
ए ओ अंगा, ए ओ अंगा। चौथा है हमारा ए आ च। ये हो गया हमारा चौथा। पहला है हमारा अ ई उड़ा, दूसरा है रील री का, तीसरा है ए ओ अंगा, चौथा है हमारा ए ओ च। अब हमारा है पांचवा। पांचवा हमारा जो संस्कृत वर्णमाला है वो है ह य व र ट। ह य व र ट। अब इसको एक साथ बोलेंगे तो है वरट बोलेंगे। तो ह य वरट, ह य वरट या है वरट एक साथ भी बोलेंगे तो भी याद हो जाएगा। अलग अलग याद करना चाह रहे तो भी ऐसे याद कर सकते हैं आप। छठा सूत्र हमारा क्या है? छठा जो सूत्र है हमारा है ल ड़। छठा जो हमारा सूत्र है लड़ है। और सातवां सूत्र है हमारा, तो पहला क्या हो गया आ ई उड़ री ली का ए ओ अंगा ए ओ च ह य व र ट लड़। यहाँ पे हम लिखेंगे सातवां सूत्र हमारा झ भ इया। अब हमारा अब हम जानते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में हम लोग क्या पढ़ लिए? अ यूण री ली क ए ओ अंगा ए ओ च ह य व र ट लड़। अगला है हमारा सातवां सूत्र इया म ड़ ड़ न म। आठवां हमारा सूत्र है झ भ इया। नवा सूत्र है हमारा घ ड़ ढ स। 10वां सूत्र है हमारा ज ब ग ड़ द स। 11वां सूत्र है हमारा ख फ छ ठ ठ च ट त व। 12वां है क प य। 13वां है हमारा स स स र। और 14वां है हमारा ह ल। तो ये जो है हमारा 14 पाणिनि जी द्वारा जो है दिया गया 14 जो है हमारा सूत्र है। और इन्हीं 14 सूत्रों में जो है स्वर भी है, व्यंजन भी है, ऊष्म वर्ण भी है, अंतस्थ वर्ण भी है। और पूरी जो हमारी अ से लेके ये जो ल है, जैसे अ से ज्ञ हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में ए टू जेड बोलते हैं, वैसे ही संस्कृत में अ से ल जो है बोलते हैं। पूरा संपूर्ण जो है शॉर्टकट में जो है अ और ए ल बोलेंगे। जैसे हिंदी इंग्लिश में है ना ए टू जेड, हिंदी में है ना अ से ज्ञ। तो वैसे ही संस्कृत में हमारा क्या गया अ से ल। पहला अक्षर क्या है? अ है। और आखिरी क्या है? ल है। तो ये जो आखिरी ल है यही लिया गया है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि ये पहला वर्ण है और ये जो है आखिरी वर्ण है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल। तो अब जो है हमारा इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। अ ई ऊणा पहला सूत्र है, रील री का दूसरा सूत्र है, ए ओ अंगा तीसरा सूत्र है, ए ओ च चौथा सूत्र है, ह य व र ट पांचवा सूत्र है, लड़ छठा सूत्र है, सातवां है इया म ड़ ड़ न म, ये सातवां सूत्र है। आठवां है हमारा झ भ इया। नवा है घ ड़ ढ स। 10वां है ज ब ग ड़ द स। 11वां है हमारा ख प छ ठ ठ च ट त व। 12वां है हमारा सूत्र क प य। 13वां है स स स र। 14वां है हमारा ह ल। तो ये जो 14 सूत्र है, इस 14 सूत्रों में ये आयुड़, रिलीफ और एवं और एवोज, इसमें जो है हमारा इन चारों सूत्रों में स्वर आता है। क्या आता है? स्वर। तो अ ई उ इसको लेंगे, रील री इसको लेंगे, ए ओ इसको लेंगे, ए ओ इसको लेंगे। तो कुल मिला के हमारा जो ये अंत में हलंत लगा हुआ है इसको जो है नहीं गिनते हैं। ये जो है सिर्फ इसको जो है पूरा करने के लिए है। इसको हम बोलते हैं इत वर्ण। क्या बोलते हैं? इत वर्ण। वैसे हलंत वर्ण भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे वर्णमाला में इसको इनको जो है हलंत लगा हुआ है क में च में ड़ में व में य में, इसको क्या बोलते हैं? इत वर्ण बोलते हैं। तो हमारा पहले सूत्र से चौथे सूत्र तक जो है इसके अंदर स्वर आता है, तो इसको बोल देते हैं हम, इसको बोलते हैं क्या? हम अच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच। अच में मतलब अ से लेके च तक। तो अ से लेके च तक इनके बीच जो वर्ण आए हैं हलंत वाले या इत वर्ण को छोड़ के जो भी वर्ण है वो स्वर कहलाते हैं। जैसे हिंदी में अ से अह स्वर है, और इंग्लिश में जो ए ई आई ओ यू ये पांचों वोवेल्स या स्वर हैं, वैसे ही संस्कृत में अ ई उ और रील री ए ओ और आई औ ये जो है इन चारों सूत्रों में सिर्फ ये हलंत वालों को छोड़ के जो भी वर्ण आते हैं 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो अच कितने हो गए? 9 हो गए। अब हमारा ये जो ह से शुरू होता है, ह य व र ट, 5वें सूत्र से 14वें सूत्र तक, हल तक, यहाँ तक, तो ह और ल इसको क्या बोलते हैं? हल। इसका पहला वर्ण क्या है? ह, और इसका आखिरी वर्ण क्या है? ल। तो हल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। पाने का मतलब है कि इस ह से शुरू होकर जो भी वर्ण बीच में आए हैं यहाँ ल तक, जैसे ह आया है, य आया है, व आया है, र आया, ल आया है, तो ये जो हलंत वाले इनको छोड़ देंगे। इया म ड़ न, झ भ, घ ड़ ध, ज ब ग ड़ द, ख फ छ ठ थ च त त, क प, स स स और ह। ये जो है हमारे कितने वर्ण है? 33 है। कितने हैं? 33 है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको छोड़ देंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ये जो ह है 2 बार है, इसलिए ह को एक ही बार गिना जाता है। ये इस ह को और इस ह को एक ही बार गिना जाता है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 33 हो गया। तो ये जो ह है और ल है, इसके बीच के जितने वर्ण है, हलंत वाले छोड़ के, या इसको इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं, इसको छोड़ के जो बीच में वर्ण आते हैं उसको हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो संस्कृत में भी स्वर कितने हो गए? वर्ण 9 हो गए, और व्यंजन वर्ण कितने हो गए? 33 हो गए। आज के लिए इतना ही पढ़ाती हूँ। आगे जो है कल पढ़ाऊंगी कि संस्कृत में वर्ण, स्वर वर्ण कौन है, संस्कृत में जो है अंतस्थ वर्ण कौन सा है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि संस्कृत में ऊष्म वर्ण कैसे हैं, और जो भी संस्कृत से रिलेटेड है, संस्कृत वर्णमाला से रिलेटेड, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप लोग जो है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है सही बच्चों तक जाए। जो बच्चे संस्कृत से पढ़ते हैं, संस्कृत लिए हुए हैं, 6 लेवल से ऊपर के बच्चे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये चैनल समर्पित है। और इस चैनल पे वो आए, और मेरे पास जो भी ज्ञान है वह मैं जो है देना चाहूंगी, और मैं डीपली जो है समझाना चाहूंगी, क्योंकि जो मैंने संस्कृत को सीखने में स्ट्रगल किया है वो मैंने महसूस किया है, उसी आधार पे मैं समझा रही हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे मुश्किलें आई, तो वो उसी आधार पे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ताकि हर कोई बच्चा जो है संस्कृत को समझ सके, किसी भी बच्चे को संस्कृत ना लगे, कोई भी बच्चा जो है संस्कृत को हुआ ना समझे। तो प्लीज मेरी आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा आपके अगल बगल का हो, कहीं का भी हो, संस्कृत लिया है, तो उसको जो है इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। तो चैनल को आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ ही साथ कमेंट भी करके बताइएगा कि कहीं कमी बेसी हुई है तो भी बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। अभी तो चीजें अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।